हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम और आज की वीडियो का टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में लेकर आ गई हूँ 12th NIS वाले बच्चों के लिए और इसमें हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है जीवोम, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको कह सकते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, हमने जो है सीरीज स्टार्ट की है ज्योग्राफी की। इसमें मैंने इससे पहले आपको जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक इसी तरीके से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं विद आंसर्स जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और पूरे चैप्टर का निचोड़ यही होता है जो हर एक चैप्टर के थ्रू हम डिस्कस करते जा रहे हैं। सो अगर अभी तक आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 14 तक प्रिपेयर नहीं हुए हैं, सो उन सभी चैप्टर्स की वीडियोस का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सीरियल वाइज सारी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं एक एक करके, ठीक है। हर एक चैप्टर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो केवल 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ और पूरे चैप्टर का निचोड़ यही है। शॉर्ट आए या फिर लॉन्ग आए, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जितनी वर्ड लिमिट आपकी मांग रहे हैं उसी हिसाब से आप लिख दीजिएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो थोड़े कम वर्ड्स में, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स में। सो गाइस, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए चैप्टर के नाम के ऊपर ही है कि भी जीवोम क्या है और जलवायु तथा वनस्पति के आधार पर जीवोम के वर्गीकरण का मतलब कितने भागों में हम जीवोम को बांट सकते हैं, लेकिन किस हिसाब से, जलवायु और वनस्पति के हिसाब से हम वर्गीकरण कर सकते हैं जीवोम का कितने भागों में। तो पहले जीवोम की डेफिनेशन हमें देनी है कि एक वृहद प्राकृतिक परितंत्र में मिलने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं ना और जो जीव जंतु होते हैं उनके कुल संकलन को जीवोम कहते हैं। किसको? जो एक वृहद प्राकृतिक परितंत्र में मिलने वाले पेड़ पौधे या जीव जंतु होते हैं उनके कुल संकलन को जीवोम कहते हैं। किसी स्थान की वनस्पतियां वहाँ की जलवायु के अनुसार पनपती हैं। आपको पता है कि जो भी वनस्पति होगी, पेड़ पौधे होंगे, वो वहाँ की जलवायु पर बहुत हद तक डिपेंड करते हैं। उदाहरण के लिए विषुवतीय प्रदेशों में मिलने वाले उष्णकटिबंधीय सदारहित वन बहुत कम वर्षा वालों में मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं हो सकते, ठीक है। जलवायु ही किसी क्षेत्र की मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतुओं को, इन सभी को प्रभावित करती है और उन सभी के कुल संकलन से क्या बनता है? जीवोम बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप गाइस देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ जीवोम है। आगे जो है जलवायु और वनस्पति के आधार पर हम जीवों को कितने भागों में जो है बांट सकते हैं वो दिया गया है। तो भी जीवों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, एक जलवायु के आधार पर, ठीक है, और दूसरा वनस्पतियों के आधार पर। देख लेते हैं इनके बारे में भी। जलवायु के आधार पर किए जाने वाले वर्गीकरण में किसी स्थान पर उपलब्ध आर्द्रता का बहुत कम स्थान होता है। अगर आर्द्रता कम हो तो मरुस्थलीय जीवोम मिलते हैं, और अगर आर्द्रता की कोई कमी नहीं हो तो वन जीवोम। इस प्रकार 4 मुख्य जीवोम मिलते हैं, जैसे कि वन जीवोम, सवाना जीवोम, घास भूमि जीवोम और मरुस्थलीय जीवोम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए। अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपकी हेल्प हो रही है तो। एंड कीप स्टडी इन पाई स्टडी चैनल के थ्रू हमारे पढ़ते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। चलिए आगे है कि चूंकि जलवायु और वनस्पतियों के बीच गहरा संबंध है, इसलिए वनस्पतियों के आधार पर भी जीवोम वर्गीकरण किया जाता है। इससे संसार में मिलने वाले सभी प्रकार के प्रदेशों के जीवोमों का विस्तृत अध्ययन किया जा सकता है। सो गाइस, हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में देखा कि भाई जीवोम होता क्या है और वनस्पति या फिर जलवायु के हिसाब से जीवोम को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, उसका वर्गीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। सो आप देख लीजिए, आप हैंड टू हैंड अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो बच्चे पहले से ही जो है हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 1 से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने आई थिंक नोट्स अपने बना भी लिए होंगे इस तरीके से। तो एक एक करके हम सारे सिलेबस को आपके यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, बाद में फिर से जो है रिवीजन भी लेंगे इन सारी चीज़ों का, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ज़रूर देखिएगा पिछली वीडियोस को। पूरे सिलेबस आपका इस तरीके से हम करवा रहे हैं, और चैनल पर को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगे कि आपकी काम की वीडियोस यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि भी सदा रहित जो वर्षा वन होते हैं, तो सदा रहित वर्षा वन जीवों की अवस्थिति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी जीवन की व्याख्या कीजिए। सो गाइस, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जो है जलवायु, सबसे पहले जलवायु दे रखा है। तो विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण यहाँ साल भर खूब गर्मी पड़ती है। पूरे वर्ष लगभग एक जैसा तापमान रहता है। वार्षिक औसत तापमान 27 डिग्री के लगभग रहता है, और वार्षिक तापांतर और दैनिक तापांतरण नहीं के बराबर होता है। शीत ऋतु बिल्कुल नहीं होती। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष पर भारी बारिश होती है, और वर्षा का वार्षिक औसत लगभग कितना होता है गाइज? 200 सेंटीमीटर होता है। इस प्रदेश में साल के लगभग हर दिन बारिश होती है।
वायु में सदैव बनी रहने वाली नमी तथा ऊंचे तापमान से मनुष्यों को बहुत बेचैनी होती है। थोड़ी सी मेहनत करने से ही शरीर जो है पसीने से लथपथ हो जाता है, लेकिन तटीय भागों में सागर समीर से ताजगी मिलती है। प्राकृतिक वनस्पति, तो देखिए ये तो था जलवायु के बारे में हमने पढ़ा। सदराहित वन वाला जो जीवोम वाला एक क्वेश्चन है, पहले जलवायु के बारे में पढ़ा। और गाइस हमारी जो दूसरी हेडिंग होगी वो होगी हमारी प्राकृतिक वनस्पति। सो यहाँ पूरे साल हरियाली रहती है और इस प्रदेश में चौड़ी पत्ती वाले ऊंचे ऊंचे पेड़ उगते हैं। इन पेड़ों पर तरह तरह की बेलें लिपटी रहती हैं और इन वनों में कभी एक साथ पतझड़ नहीं होता। यहाँ आपको एक ही जाति के किसी भी पेड़ पर नए पत्ते निकलते दिखाई दे जाएंगे तो कोई पेड़ फूलों से लदा दिखाई पड़ेगा तथा किसी पेड़ पर फला रहे होंगे। तो ये प्राकृतिक वनस्पति है। चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन हमारा यह क्वेश्चन नंबर 2 के सदारहित वर्षावन जीवों की अवस्थिति, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी जीवन की व्याख्या करनी है। तो जलवायु पहली हेडिंग थी इसमें हमारी, और दूसरी गाइस आप लोग देख सकते हैं दूसरी थी प्राकृतिक वनस्पति। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये आंसर अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा नहीं, वैसे थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें पूछी हैं। तो आगे है हमारा कि भाई कहीं फल आ रहे होते हैं तो इन वनों में महोगनी, आबूनस, रबर, रोजवुड, तरह तरह के बांस और ताड़ के वृक्ष मिलते हैं। कुछ पेड़ों की लकड़ी इतनी भारी होती है कि पानी में डूब जाती है। एक छोटे से क्षेत्र में अनेक जाति के वृक्षों का पाया जाना इन वनों की खास बात है। ये वन इतने घने हैं कि इनमें से होकर आना जाना मुश्किल होता है, इतने घने वन होते हैं ये। अगला है जीव जंतु। तो देखिए क्योंकि हमसे चीज़ें क्या क्या पूछी गई हैं, अवस्थिति, जलवायु, हाँ देखिए हमसे जो है जलवायु पूछी है, पहले हमने जलवायु के बारे में बताया है, फिर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बताया है, ठीक है। तो देख लीजिए फिर हमारा जीव जंतु है। जीव जंतु के बारे में भी जो है पूछा गया है कि प्राणी जीवन का मतलब गाइस क्या होता है, जीव जंतु। तो तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा जीव जंतु। सो जीव जंतु के बारे में इतना आप देख सकते हैं कि जैसे विविध इस प्रदेश की वनस्पति है, विविध का मतलब जिस तरीके से अलग अलग प्रकार की वनस्पति है इस प्रदेश की, वैसे ही विविध हैं यहाँ के वन्य जीव जंतु, यानी जीव जंतु भी बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पाए जाते हैं। या तो पेड़ों पर रहते हैं जीव जंतु या फिर पानी में। भूमि पर घने वनों के कारण आना जाना मुश्किल होता है, अतः वहाँ कम जीव जंतु रहते हैं। यहाँ के पेड़ों पर विभिन्न प्रकार के बंदर, लंगूर, गोरिल्ले, चिंपैंजी और ओरांगुतान भी यहाँ पर मिलते हैं, यहीं मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते। सो गाइस आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले पढ़ लेते हैं इसको। सो योर क्वेश्चन इज सेइंग कि कोई अन्य जीवोम इतने परिवर्तनों से नहीं गुजरता जितना कि शीतोष्ण कटिबंधीय जीवोम, यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय जीवोम होता है उसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन आते हैं। तो उपयुक्त तर्कों द्वारा इस कथन की पुष्टि करनी है। चलिए तो देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि जीवोम जितने परिवर्तनों से गुजरा है कोई भी अन्य दूसरा जीवोम नहीं गुजरा। इसकी मुख्य वजह क्या होती है, मानवीय अनुक्रियाएं हैं। उनमें से प्रमुख क्या है, अधिकतर घास भूमियों को कृषि भूमियों में बदल दिया गया है। पहला देखिए पॉइंट के तौर पर दिया गया है कि अधिकतर घास भूमियों को कृषि भूमियों में बदल दिया गया है और वहाँ सघन खेती होती है। दूसरा है कि घास भूमि पशुपालन के लिए उपयुक्त है और इसे बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है, ठीक है। अछूती घास भूमि तो अब रही ही नहीं है। थर्ड पॉइंट है जैसे हमारा कि बड़े पैमाने पर शिकार करने के कारण जानवरों की संख्या कम रह गई है और कुछ प्रजातियां तो बिल्कुल ही विलुप्त यानी गायब हो गई हैं। सो गाइस यहाँ तक मैंने आपको शो कर दिया है। अब मैं आपको इसका जो है नेक्स्ट पॉइंट दिखा देती हूँ जो कि आपका 4th पॉइंट है। अभी हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 ही चल रहा है कि जो पता है किसके बारे में है क्वेश्चन, के शीतोष्ण कटिबंधीय जो जीवोम जो है उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस क्यों होते हैं। सो 3 पॉइंट मैंने आपको दिखा देते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसके लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है तो। चलिए गाइस हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है 4था पॉइंट कि वे प्राणियों और पौधों की नई प्रजातियां यूरोपियनों ने लगा दी जिससे स्थानीय वनस्पतियों का अस्तित्व नहीं रहा। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन की वजह से संगठन बदल गया है। फलीदार वृक्षों की खेती करने के लिए स्थानीय सदाबहार घास की सैकड़ों प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है डिस्कस। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। समझ के चलते हो तो ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बना बना के भी आप लिख दोगे उन चीज़ों को। सो गाइस क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को किन नामों से जाना जाता है और इन्हें विश्व अनाज भंडार, ये जो डायलॉग है कि इन्हें विश्व अनाज भंडार क्यों कहते हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों की बात हो रही है कि भाई इनको विश्व अनाज भंडार क्यों कहते हैं। सो गाइस इसका आंसर है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों का विस्तार मध्य अक्षांशों में महाद्वीप के आंतरिक भागों में है। उत्तरी गोलार्ध में इनका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्रों में है और इनकी जलवायु महाद्वीपीय है। यूरेशिया में मध्य अक्षांशीय काम भूमियों की स्टेपी कहते हैं, क्या कहते हैं, भूमियों को
अक्षांशीय काम भूमियों को स्टेपी कहते हैं और उत्तरी अमेरिका में ये घास भूमियाँ काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई हैं, यहाँ इन्हें प्रेरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ इन्हें प्रेरी कहते हैं। यहाँ यह घास भूमि रॉकी पर्वतमाला तथा ग्रेट लेक्स के मध्य फैली है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के नामों से जाना जाता है। आगे थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं। दक्षिण गोलार्ध में इन घास भूमियों का विस्तार अपेक्षाकृत कम है। यहाँ से ये घास भूमियाँ समुद्र तट तक पहुँच गई हैं। दक्षिणी अमेरिका में इन्हें पंपास क्या कहते हैं? पंपास। दक्षिण अफ्रीका में वेल्डस तथा ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मध्य अक्षांशीय घास भूमियों में गेहूं की विस्तृत खेती के लिए जो खेती के लिए ये घास भूमियां हैं, ये बहुत ही अनुकूल हैं। इन प्रदेशों की वसंतकालीन ठंडी आर्द्र वायु गेहूं के शीघ्र उगने के लिए तथा बौछारों के रूप में हुई वर्षा पकते हुए गेहूं को मोटा करके प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में सहायक है। मतलब यहाँ की जो मध्य अक्षांशीय घास भूमियाँ होती हैं, इनमें इन घास भूमियों ने हाँ, तो हम कहाँ थे कि इन प्रदेशों की वसंतकालीन जो ठंडी आर्द्र वायु गेहूं के शीघ्र उगने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होती है और बौछारों के रूप में हुई वर्षा पकते हुए गेहूं को मोटा कर देती है और प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाने में वो सहायक होती है। तो इन घास भूमियों ने समतल मैदानी धरातल फसल की जुताई और कटाई को आसान बना देता है इस तरीके से। सो गाइस, चलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन को भी देख लिया है। थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आगे का रिमेनिंग पार्ट है वो है कि उत्तरी अमेरिका के प्रेयसी तथा रूस के स्टेपी प्रदेशों में खेतों के बड़े बड़े आकार, विस्तृत समतल मैदान तथा श्रमिकों की कमी से फसल उत्पादन के लिए मशीनों का प्रयोग ज़रूरी हो गया है। इन प्रदेशों की मुख्य फसल गेहूँ है। गेहूँ का उत्पादन शीतकाल और वसंतकाल दोनों में किया जाता है। सो गाइस, ये कुछ हमने इस तरीके से 4th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है कि भाई शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों को किन किन नामों से जाना जाता है। नाम सारे आपको ध्यान रखने हैं जो चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर अनाज की खेती बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ की जो वर्षा है वो अनाज को और ज़्यादा बढ़िया कर देती है। खेती जो है प्रति हेक्टेयर और ज़्यादा बढ़ा देती है अनाज की खेती को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जैसे कि हम 5 क्वेश्चन विद आंसर जो है हर एक वीडियो के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है विषुवतीय सदारहित वनों, वर्षा वनों और टुंड्रा के बर्फीले प्रदेशों में मानवीय अनुक्रियाओं के जो परिणाम होते हैं उन पर प्रकाश डालना है। सो गाइस, इसका आंसर है कि विषुवतीय प्रदेश के सदारहित वर्षा वन इतने सघन हैं कि उनमें होकर आना जाना भी मुश्किल होता है। इतने ज़्यादा मतलब घंघोर है। इस प्रकार टुंड्रा में अधिकांश भाग हिमाच्छादित रहते हैं और ग्रीष्म ऋतु में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है। ग्रीष्म का मतलब सर्दी की ऋतु। कहीं कहीं बर्फ पिघलने पर ज़मीन दिखाई देती है जिससे घास क्या होती है, कई काई, लाइकेन, ये सारी चीज़ें उगाती हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि जिन घने वृक्षों को बनाने में पृथ्वी को कई हजार वर्ष लगे थे उनका क्षेत्र तेजी से कम हो रहा है और अनुमान है, मतलब ऐसा अंदाज़ा है कि आने वाले दशकों में ये वन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, इसका एक तत्कालिक परिणाम तो ये होगा कि परंपरागत ढंग से सीमित साधनों से रहने वाले जन समुदाय अपने पुराने आवासों को खो देंगे और विस्थापित के रूप में समस्याओं का सामना करेंगे। ठीक है, दूसरा तत्कालिक परिणाम इन वनों से मिलने वाले कुनेन, रबर और वानस्पतिक गोंद जैसे पदार्थों की आपूर्ति के स्रोत खत्म होने के रूप में सामने आएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 अभी बचा हुआ है, बट प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और कीप स्टडी इन पाई स्टडी। सो एक गंभीर दीर्घकालिक परिणाम भूमंडलीय तापन की समस्या के उग्र होने के रूप में सामने आएगा और ये घने वन पृथ्वी पर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण करके वायुमंडल में उसका अनुपात स्थिर रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उस भूमिका में कमी आने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ेगी और भूमंडलीय तापन की समस्या को उग्र कर देगी। दूसरी तरफ टुंड्रा प्रदेश में सोने, लोहे और निकिल के भंडारों के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में क्या मिलता है, पेट्रोलियम भंडार भी मिलते हैं। इनके दोहन की प्रक्रिया समय के साथ तेज हो रही है और इन खनिजों के खनन की क्रियाओं ने वहाँ के पर्यावरण के प्रदूषण को तो बढ़ाया ही है, कमज़ोर पारितंत्र के लिए भी समस्याएं पैदा कर दी हैं। तो ये समस्याएं समय बीतने के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं और इससे ध्रुवीय क्षेत्रों के पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा होने के आसार हैं। चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन बता दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इससे पिछली वीडियोस के लिए चैप्टर नंबर 1 से 14 के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं या फिर अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा गाइस, आपके पास अगर 12th क्लास में हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी, होम साइंस और हिस्ट्री ये सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए हमारा अलग अलग प्लेलिस्ट चल रही हैं। सबका सिलेबस चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। प्लेलिस्ट के थ्रू आप घर बैठे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी चल रही हैं, तो
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के हम प्रोवाइड करते रहते हैं। इसके साथ ही साथ सॉल्व पेपर भी आपको प्रोवाइड करके देते हैं। अलग अलग वीडियोज़ बनी पड़ी हैं। एनआईएस इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एनआईएस इन्फॉर्मेशन से मतलब एनआईएस बोर्ड को लेकर जो भी आप लोगों के दिमाग में डाउट होता है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सभी वीडियोस हम डे टू डे देते रहते हैं, प्रोवाइड करते रहते हैं चैनल पर। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की तैयारी के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को देख सकते हैं। तो उस चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। इस चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के या फिर किसी भी चैप्टर के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इतना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इंग्लिश की तैयारी के लिए, बेहतर तैयारी के लिए, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन चल रही हैं चीज़ों की, और ग्रामर सेशन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इंग्लिश की तैयारी के लिए लर्न इंग्लिश चैनल को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए तो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो गाइस, टीएमए के सोल्यूशन भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार किए गए हैं। टीएमए के सोल्यूशन सारे आपके घर बैठे तैयार हो जाएंगे, तो वो भी आप देख लेना, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी। थैंक यू सो मच। चैप्टर नंबर अगले में मिलेंगे अब हम अगली बार। गुड बाय।